बहुत सारे जो दर्शक हैं गांधी जी, नेहरू जी को बहुत ज्यादा आलोचना भी करते हैं। कई जगह नेहरू जी की कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, गांधी जी से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं कि हमने क्या किया है, जो नेशनल हीरोज हमारे हैं केवल पार्टी बेस हमने बना दिए चले कि नेहरू की बात केवल कांग्रेस ही करेगी। अब तो भगवान को लेकर हो गया कि जय श्री राम के लिए बीजेपी का है। भाई जय श्री राम तो आपका, हम तो आपके कांग्रेसियों के भी हैं। जमात इस्लामी के जितने गुंडे थे तो सबको जेल के अंदर खालिद शेख हसीना डाल। मोहम्मद यूनुस जैसे ही बनते हैं उन सबको रिहा, जमात इस्लामी को, खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया, पीएनपी को। वक्फ वाले का क्या लॉजिक सेंस है कि 3 साल पुरानी जगह को आप जाके बोल दे रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप पूरे गांव को बोल दे रहे हैं, तो ये गलत नहीं। आप इस्लाम को भी अगर भारत में देखेंगे तो वो इस्लाम जो सऊदी में आपको देखने को मिलेगा या गल्फ में देखने को मिलेगा, वो इस्लाम यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पे कहाँ इस प्रकार का मुस्लिम है कि एकदम से फिदाइन बन के घूम रहा है, बम बांध के कूद जा रहा है। वहां देखिए, आप अफगानिस्तान जाइए, आप जाइए सऊदी में जाइए, उधर आप सीरिया वीडियो को देखिए, आइए सही इसको देखिए, फिदाइन बन के घूम रहे हैं, बम बांध के घूम रहे हैं। कौन मुस्लिम कम्युनिटी को घूम रहा है? आप पड़ोस में देखिए पाकिस्तान और देखिए आप बांग्लादेश। टोटल में माइनॉरिटी हिंदू आबादी 23% थी। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम 1.6% है, और आप आइए इधर बांग्लादेश के अंदर 8%। ऐसा क्या ग्लैमर है यूपीएससी में कि सारे छात्र एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? अभी हम इस पर्दे की तरफ बैठे होते हैं तो हमको लगता है कि वो लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी जा रही है और बड़ा एकदम प्रोटोकॉल है, एकदम पूरी पावर है। लेकिन जब वो जॉब मिल जाएगी तो आपको महसूस होगा कि जिम्मेदारी से ज्यादा होती है। सर, यूपी बिहार के जो बच्चों में ना एक अभी कुंठा आ गई कि ये लोग लाल बत्ती नीली बत्ती हटा दिए हैं, हमारे जो भौकाल का वो था सेंस, उसको तो बिल्कुल कम कर दिए हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो चीज तब तक लगता है जब तक सिलेक्शन होने के बाद आपको पोस्टिंग नहीं मिलती जी। जिस दिन आपको पोस्टिंग मिल जाती है और आप काम करने लग जाते हैं तो ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं कि हम किन चीजों के लिए आकर्षित हो रहे थे। ऐसा क्या होता है कि वो अलग अलग कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं और टॉपर निकलते हैं, सारी कोचिंग उस चीज का एडवर्टाइजमेंट होती है। ये पूरा क्या मामला है कि कैसे सब एक टॉपर हर कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है? और अब वो बातें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो इस तरह से कई कोचिंग से एक बच्चा जुड़ता है नेचुरली। ऑप्शनल कहीं पे क्लास कर रहा है, फिर ऑप्शनल की टेस्ट फीस कहीं पे कर रहा है। प्रेम एक व्यक्ति के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हार्मोन्स बनने शुरू हो गए 16 साल की उम्र में, सेटल हुआ नहीं है बंदा लाइफ में, अंदर शादी की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, तो प्रेम प्रसंग चलेंगे और नेचुरल बातें हैं। नमस्कार, मैं विशाल आप सभी का द पब्लिक माइक पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं निपुण आलम बायन सर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और विदेश मामलों के जानकार। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि उनसे पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो बड़े मीडिया चैनल पे बड़े पर्दे पे सर को देख सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, आपकी 3 किताबें हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, और एक आप ये देख सकते हैं, और एक पुस्तक और है। तो सबसे पहले सर स्वागत। बहुत धन्यवाद विशाल जी आपका, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। अगर मेरे पास कोई छात्र आता है जो कि ग्रेजुएशन या फिर 12th पास करके आया है जी, तो वो हमसे प्रश्न करता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है जी, ठीक है, तो किस संदर्भ में और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे उसको बहुत कम समय में, जो कि हमारा शायद 2 साल का समय होता है, उस पीरियड में वो अच्छी तैयारी उसकी हो सके और जो लिस्ट होती है उसमें अपना नाम दर्ज पा सके? देखिए, प्रश्न आपका बड़ा शानदार है, लेकिन इसका उत्तर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में इसका आपको आंसर नहीं, आप प्रॉपर, क्योंकि वो एस्पिरेंट की बात है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं समय। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बहुत कुछ जो यूपीएससी की तैयारी करने की जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा है। अगर हम प्रॉपर बचपन से एक सही तरीके से स्टडी करते हैं, यानी कि आप टेक्स्ट बुक्स वगैरह से पढ़ते आए हैं, तो वाकई में 2 ईयर इज इनफ। लेकिन आपका बैकग्राउंड बहुत क्लियर नहीं है तो यहाँ पर लंबा समय लगता है। ये जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपके बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगी। बैकग्राउंड से मतलब यानी कि जो आपका 10th 12th का जो बुक्स होती हैं, जिसको हम लोग एनसीईआरटी का बुक्स बोल देते हैं, जब तक वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो एक लंबा समय लगता है। तो 2 ईयर का जब हम बात करते हैं तो 1 ईयर 2 ईयर हम इंटरव्यू में सुन लेते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, कि उनके बैकग्राउंड को फोकस नहीं करते हैं कि उनके बैकग्राउंड कितने स्ट्रॉन्ग रही है। बैकग्राउंड मतलब फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन बैकग्राउंड, वो स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। वो स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर 2 ईयर में काम बन जाता है। तो पहले तो बात ये है कि सब बच्चों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं, तो पहले 6 महीना साल भर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े। टोटल एनसीईआरटी 6 से 12 तक, अगर पहले बच्चों ने ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, उसके बाद हम प्रिपरेशन में आए।
और देखिए जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आज दो तरीके हैं, बल्कि तीन माध्यम हैं। ऑफलाइन तो है ही, जो हम कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं। आज एक ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं। इसके साथ एक चीज और है, आज मैं देखता हूँ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी भी आज इतनी पर्याप्त है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा खोजू प्रवृत्ति का हो, जिसको डिस्कवर करने की इसकी इच्छा हो, और उसको थोड़ा सा समझने की हाँ ये जो एजुकेटर यूट्यूब पर है ये सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर उसको इतनी बारीकी है पकड़ने की, तो मैं समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी से भी बात बन सकती है। तो मैं सभी एस्पिरेंट को बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति अलाउड करती है तो आप कोचिंग को ज्वाइन करें, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। आप दिल्ली आ सकते हैं, एक अलग बात है, नहीं तो आज अब हम देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने बड़े प्लेटफॉर्म है कि आप घर रहते हुए भी दिल्ली वगैरह आते हैं तो मैं देखता हूँ पोल्यूशन की समस्या, खर्चे बढ़ जाते हैं, तमाम तरह के इश्यूज होते हैं, तो ऑनलाइन एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर फंड का क्राइसिस है तो आप यूट्यूब का सहायता ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हर टीचर के, चाहे मैं ही हूँ, पूरे नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब उपलब्ध हैं। तो 2 साल की योजना ना सोचकर उससे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बच्चों के दिमाग में प्रेशर बनता है और वो सही तरीके से क्या नहीं कर पाते, जो बेस स्किल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज को पहलू पर ध्यान देकर आप काम करें। जी सर, लाखों छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं। ऐसा जी। क्या ग्लैमर है यूपीएससी में कि सारे छात्र एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए अगर हम भारत में बात करते हैं, ग्लैमर तो भारत में बहुत सारे सेक्टर में है। पॉलिटिक्स में काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है, सिविल सर्विस में इंटरेस्ट होता है, कॉरपोरेट में भी लोगों का इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब हम एक सरकारी नौकरी की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में तो नो डाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आपका यूपीएससी की जॉब, आईएएस की जॉब। और वो भी क्या होता है कि नंबर 1 कि आपको देश को चलाने का मौका मिलता है, आपको पॉलिसी मेकिंग, कि आप केवल अपना ही जीवन नहीं जीते। मैं मानता हूं कि सिविल सर्विस में आने वाले स्टूडेंट के लिए कि केवल एक आप अपना ही जीवन नहीं जीते कि आपको अपना रोजी रोटी का जुगाड़ करना है, बच्चों की परवरिश करने, ये तो एक बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। आपको मौका मिलता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिससे आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि एक उम्र आने के बाद, एक समय आने के बाद व्यक्ति जब अपनी एक इच्छा, जो एक बेसिक नीड्स होती है, उनको पूरा कर लेता है, तो उसके मन में होता है कि मैं अपने मानव जीवन को सार्थक करूं। तो मैं मानता हूं कि यूपीएससी आईएएस बनने के बाद आप वो प्लेटफॉर्म पाते हैं जहां आप अपनी आजीविका, अपने लाइवलीहुड के साथ सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं और जीवन को एक सार्थक बना सकते हैं। तो एक तो ये ग्लैमर होता है, और बाकी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हम देखते हैं कि हमको लाल बत्ती मिलेगी, नीली बत्ती मिलेगी, इस तरह का। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये फालतू की बात है। जब मिल जाती है ना तो वो इतना जिम्मेदारियां होती हैं कि उसका फील ही नहीं हो पाता है। अभी हम इस पर्दे की तरफ बैठे होते हैं तो हमको लगता है कि वो लाल बत्ती, नीली बत्ती, गाड़ी जा रही है और बड़ा एकदम प्रोटोकॉल है, एकदम पूरी पावर है। लेकिन जब वो जॉब मिल जाएगी तो आपको महसूस होगा कि जिम्मेदारी से ज्यादा होती है, कि उन चीजों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि जीवन सार्थक बनता है अपने लाइवलीहुड के साथ सोसाइटी के लिए कुछ करने का, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसका ग्लैमर हम ऑटोमेटिकली रहता है कि पॉलिसी मेकिंग आपको मिल रही है, आप डिसीजन ले पा रहे हैं, आपके डिसीजन से पूरा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हो रहा है। तो ये एक अच्छा खासा, खास तौर से हिंदी बेल्ट में ज्यादा इसका ग्लैमर रहता है। यूपी बिहार की बात करें तो हमें जरूर इस बात का रहता है। सर, यूपी बिहार के जो बच्चों में ना एक अभी कुंठा आ गई कि ये लोग लाल बत्ती नीली बत्ती हटा दिए हैं। हमारे जो भौकाल का वो था सेंस, हाँ। उसको तो बिल्कुल कम कर दिए हैं, तो वो मजा अभी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी यूपीएससी नहीं, होटल तो है ना, होटल जी, है, जी, जी। बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो चीज तब तक लगता है जब तक सिलेक्शन होने के बाद आपको पोस्टिंग नहीं मिलती। जी जिस दिन आपको पोस्टिंग मिल जाती है और आप काम करने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं कि हम किन चीजों के लिए आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि काम इतना है, जिम्मेदारी इतना है कि उन सब चीजों से आपका ध्यान हट जाता है। जी, मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि सर पिछले कई वर्षों से यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे सेलेक्ट भी हुए हैं इनसे पढ़ करके। तो छात्रों में निपुण सर की जो छवि है, एक अध्यापक के साथ साथ एक मित्र दोस्त की तरह भी है। तो निपुण सर का स्वभाव आप देख भी रहे हैं कि बहुत शांत स्वभाव के हैं और बच्चे इनसे लगातार रूबरू भी होते हैं, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से या व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित हो। तो सर, जो आजकल कोचिंग संस्थाओं में बेसिकली देखा जा रहा है, जो कि चल भी रहा है, कि
पढ़ाई को मद्देनजर कम रख रहे हैं, वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। और एक प्रश्न और भी आता है जो सुप्रीम कोर्ट में भी आया है कि जो टॉपर्स होते हैं अलग-अलग कोचिंग संस्थानों से भी ऐसा क्या होता है कि वो अलग-अलग कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं और टॉपर निकलते हैं, सारी कोचिंग उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होती है। ये पूरा क्या मामला है कि कैसे सब एक टॉपर हर कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा है? और नहीं, अच्छा प्रश्न आपका है। जी, देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चा स्टडी करता है, जी, तो अब मैं एक छोटा आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमें आपका पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन करना है। मैं को ज़्यादा बच्चे जानते हैं कि निपुण से इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी पढ़ाते हैं। ऐसी वो एक टीचर दूसरे पास जाते हैं कि सर से हमको हिस्ट्री करना है, उनका हिस्ट्री अच्छा है। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ज्योग्राफी अच्छा है। होता क्या है कि सब सब्जेक्ट के एक जगह कलेक्शन करना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ा सा टफ काम होता है। जी, एक दो एक्सेप्शनल केस की मैं बात नहीं करता, लेकिन मोस्टली सारा इशू होता है। तो होता क्या है कि कोई बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, वो मेरे से मान लो पॉलिटी की क्लास किया है, किसी से हिस्ट्री क्लास किया है, किसी से ज्योग्राफी का, ऐसे आपका एक तो ये हो गया। फिर हमारे एक टेस्ट सीरीज होता है और एक ऑप्शनल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जी, तो कई सारे स्टेप होते हैं। अब टेस्ट सीरीज में की प्री जो एग्जाम होता है उसकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, तो बच्चा सोचता है कि मैं वहाँ का प्री का टेस्ट कर लेता हूँ, तो रजिस्टर वहाँ भी उनका नाम हो गया बच्चे का। फिर मेंस के कैसेस के चला गया। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ सेमिनार अटेंड करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, कई बार सेमिनार अटेंड करते हैं कि जी आज हम आपको मेंस के आंसर राइटिंग के टिप्स बताएंगे। तो 3-3 4-4 साल दिन का वो आपका क्या होता है, पूरा सेमिनार होता है। बच्चा उसको भी अटेंड करता है, तो 3-4 दिन के उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर इंटरव्यू गाइडेंस का पूरा पूरा होता है, मॉक्स होते हैं, और बच्चे मॉक मतलब मोस्टली में देखा है कि 3-4 इंस्टीट्यूट में मॉक देते हैं। एक में काम नहीं, मतलब 3-4 दिन की प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, सिलेक्शन जो एक बच्चा बनता है, जिसका सिलेक्शन होता है, जो एक आईएएस अधिकारी बनता है, उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। जी, उसमें फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन है, बच्चे के अपने लेबर का भी कंट्रीब्यूशन है, हम सब जो टीचर कम्युनिटी है उन सब का भी, इंस्टीट्यूट जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि जो तुम्हें जूस पिला रहा है, जो तुम्हें खाना खिला रहा है, तुम्हारे घर में कुक कर रहा है, उसका भी बच्चों में कंट्रीब्यूशन होता है, भाई वो टाइम से सब कुछ करे। तो कंट्रीब्यूशन सबका होता है, लेकिन ये बात है कि जो सफल हो जाते हैं, तो सफल होने के बाद सफलता का जो स्वाद होता है, उसको चखने के लिए सब लोग आ जाते हैं। लेकिन जब बच्चा असफल होता है, उसकी जिम्मेदारी कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर लेने को तैयार नहीं होता। और मैं अक्सर जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, कोई भी क्लास, तो मैं हमेशा पहली लाइन से बोलता हूँ कि मैं हजारों बच्चों को हर साल गाइड करता हूँ, जिनमें सैकड़ों बच्चे सिलेक्ट होते हैं और हजारों बच्चे असफल होते हैं। मैं दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कुछ तो कमी मुझ में रही होगी कि मैंने हजारों बच्चों में स्पार्क नहीं कर पाया, लेकिन ये फैक्ट है, हम भी जानते हैं कि भाई सब बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन एक होता है टीचर को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वो जो ये आपने बताया वो इस तरह से आपका होता है। बाकी कॉमर्शलाइजेशन भी है, कुछ लोग कोचिंग वाले ऐसे भी होते हैं कि जो इसको कॉमर्शियली बेनिफिट भी लेते हैं। अब वो बातें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो इस तरह से कई कोचिंग से एक बच्चा जुड़ता है नेचुरली। ऑप्शनल कहीं पे क्लास कर रहा है, फिर ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कहीं पर कर रहा है। अब मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल का टीचर हूँ, जी, तो मैंने देखा कि मेरे पास बच्चे आते हैं तो फर्स्ट पेपर का कहते हैं सर, फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है और सेकंड पेपर जो पूरा बड़ा शानदार पढ़ाते हैं। मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, लेकिन सर जब आप थिंकर पढ़ाते हैं तो आप बहुत लेबोरेट करते हैं चीज़ों को, हमें शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए। तो मुझे एक बच्चे ने कहा सर मैं थिंकर क्लास वहाँ पे कर लूँ, मैं कहा हाँ कर सकते हो, मैं खुद सजेस्ट कर दिया। तो ये नहीं कि देखिए क्या होता है कि मैं उसको अपने ईगो पे ले लूं कि नहीं बच्चा कह रहा है कि सर अब थिंकर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं खुद थिंकिंग करता हूँ, खुद मतलब ऐसा लगता है मुझे, और मैं कौटिल्य पढ़ा रहा हूँ तो कौटिल्य में घुस जाऊंगा, 3 दिन तक कौटिल्य पढ़ाता रहूंगा। तो बच्चा कहता है सर इतना जरूरत नहीं है हमको, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने हालांकि सुधार किया, लेकिन मैं देखता हूँ बच्चे ने मुझे कहा कि सर मेरे करियर में, भाई करियर की बात ही नहीं है, तुम्हें अगर लग रहा है कि फलाना टीचर अच्छा कर रहे हैं तो तुम जाओ, मेरा नाम नहीं देना कि सर ने भेजा है। तो ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपस में टीचर कम्युनिटी इस प्रकार की चीजें भी करती है, तो इसलिए वो कई सारे 10-12 कोचिंग से ऑलरेडी जुड़ जाता है बच्चा। जी, तो वो सभी लोग बोलेंगे। और जो जुडिशरी की बात आपने कही, उसमें जुडिशरी ने ये कहा है कि आप ये बात मेंशन करेंगे कि वो क्या मेरे यहाँ पर किया है, जी, 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 कि अगर आपने कहा कि मॉक किया है तो मॉक का आप लिखिए कि आपने मॉक कब से किया है, आपके यहाँ से मेन सिलेब्रेशन के वो आप नोट कीजिए। तो ये लिखने में कोई बुराई नहीं, फिर तो अच्छी बात है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं कहूँगा। जी, अभी सर 2024 के इलेक्शन के पहले एक गठबंधन बना, इंडिया अलायंस। हम्म, तो
तो पहली बात तो उसके नाम पे है कि कुछ लोग ऐसा इंडी अलायंस इंडिया बोलते हैं। अलायंस, हाँ। तो मेरा ये सर ये जानना है, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो लोकतंत्र को बचाने का इन्होंने मुद्दा बनाया है। तो हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो 2 सिद्धांतों पे है। एक तो गांधीयन जो है उस पे, और एक फेवियन पे। जवाहरलाल नेहरू जी फेवियन को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो ये जो मुद्दा है कि लोकतंत्र बचाना है, इसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? और भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो किस आधार पे अभी वर्तमान समय में विकसित हुई है? देखिए, जब हम जी। डेमोक्रेसी की बात करते हैं विशाल जी, भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। जी। आप इसको, हम लोग भले ही कुछ भी कहें किसी पार्टी पे, चाहे हम लोग कांग्रेस की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, आप 1947 में जो देश आजाद हुए अपने जो कॉलोनियल पावर्स थी, उन पर आप एक नजर डालिए। चाहे आप अफ्रीका चलिए, आप लैटिन अमेरिका चलिए, आप एशिया में आ जाइए, जी। आपको ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, पाकिस्तान की क्या हालत है, अफगानिस्तान की क्या हालत है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश को आप देख लीजिए, आप म्यांमार को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए। भूटान एक एक्सेप्शनल केस है, भूटान हमसे ज्यादा टाइज रहा है, लेकिन हाल के दिनों में चीजें बदल रही हैं वहां भी, भूटान में भी। आप मुझे बताइए कौन सा देश सक्सेस पे आपका आगे बढ़ रहा है? जो सक्सेस है, अनस्टेबिलिटी, जी। उनको पता ही नहीं कि कब हमारे पर क्या हो जा रहा है। अगर हम उस रिगार्डिंग देखें अपने आप को, तो वी आर ए वेरी बेटर सिचुएशन। लगातार हम लोग ग्रो कर रहे हैं, आज 5th नंबर की इकोनॉमी है। तो अगर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी की जो नींव है वो मजबूत ना होती, तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाते? डेफिनेटली नहीं। हम 3rd नंबर का सपना देख रहे हैं, एक ग्लोबल पावर का हम लोग एक ड्रीम देख रहे हैं। 2047 से हम बात करें कि हम एक विकसित देश बन जाएंगे, तो ये लोकतांत्रिक जड़ों की मजबूती की वजह से ही हो रहा है। अब रही बात की गांधीयन फिलोसफी और आपका फेबियन फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ही ये बात चली थी, और तीनों ही हमारे यहाँ पर, एक तो लिबरल जिसको हम उदारवादी बोल देते हैं, एक गांधीयन और एक आपका सोशलिस्ट जिसको फेबियन सोशलिज्म हम लोग बोलते हैं, तीनों पर बहस थी कि किसको लेकर चला जाए। तो इसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया कि तीनों के ही बेस्ट फीचर्स को ले लो। हमारे यहाँ विशाल जी एक बड़ा पुराना गीत है, मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया है, और है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। अगर हमको कुछ बेटर मिला गांधी की फिलोसफी से, तो क्या दिक्कत है लेने में? हमारे डीपीएस में आप देखिए गांधी फिलोसफी है। हम जब फेबियन सोशलिज्म की बात करते हैं तो हमारे डीपीएस में आपको वो भी दिखाई देगा। हम लिबरल की जब बात करते हैं वो भी आपको दिखाई देगा। तो हमने अच्छे अच्छे फीचर्स को लेकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस पर चल रहे हैं। आज के दौर में कहा जाता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नेहरू गवर्नमेंट थी, वो ज्यादा सोशलिज्म की ओर थी, फेबियन की ओर थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहरू जी को कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक थे, मानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं उनके बहुत सारे स्टेप ऐसे देखता हूं, जैसे 1961 का गोवा पे ऑपरेशन विजय, एक आइडियलिस्टिक व्यक्ति पूरा चढ़ाई कर देता है गोवा के ऊपर, भागो पुर्तगाली वहां से, जी। पुर्तगालीज कौन से भगाया जाता है। तो बहुत सारे स्टेप ऐसे थे नेहरू जी के। 1948 में आप देखिए हैदराबाद पे जो ऑपरेशन पोलो हुआ, वो नेहरू जी के टाइम में वो एक आइडियल व्यक्ति कैसे करता है? वो एक रियलिस्टिक नहीं है, हैदराबाद हमको वापस चाहिए, हमको मिलना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेप ऐसे थे। पर नेहरू जी उस समय जो बात कर रहे थे वो फेबियन सोशलिज्म की तो कर रहे थे, लेकिन उनके आप देखिए उन्होंने इंडस्ट्री की बात भी की। जितनी भी आप स्टार्टिंग की हम देखेंगे, जितनी इंडस्ट्री नेहरू जी ने लगाई, तो उन नेहरू जी ने लगाई पूरी पूरी। हालांकि वो बात है कि बाद में 21 में जाके वो सब आपकी फेल हो गई और हमको 90s में फिर क्राइसिस भी झेलना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। आज वर्तमान में आप देखें, वर्तमान में जब मोदी गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो इनको कहा जाता है कैपिटलिस्ट है, मतलब एकदम लिबरल टाइप के कैपिटलिस्ट लोग हैं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो ये तो सोशलिस्ट फीचर्स है। आपको फ्री में वैक्सीनेशन, आपका पूरे देश के अंदर आपका वैक्सीनेशन हुआ, ये एक आपका फेबियन सोशलिस्ट फीचर है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, और मैं मानता हूं कि भारत में ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में तीनों ही फीचर्स को, गांधी फिलोसफी के बहुत सारे फीचर्स आज भी मोदी गवर्नमेंट लेके चल रही है, नेहरू भी लेके चल रहे थे, लेकिन ये है कि अप डाउन होते रहे हैं, कहीं पर किसी पे ज्यादा फोकस हुआ है, किसी पे कम फोकस हुआ है। लेकिन हमारी पूरा सिस्टम वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़कर एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान से आगे संविधानवाद। मैं मानता हूं कि भारत की जनता संविधानवाद को एक्सेप्ट कर चुकी है। और ये तो देखिए एक नैरेटिव्स होते हैं, हर पार्टी अपने नैरेटिव लेके चलती है कि संविधान बचाओ,
लोकतंत्र खतरे में है। ये तो खतरे सब बातें करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब नैरेटिव्स हैं, रियलिटी में इनका कोई वो बात नहीं। हाँ, जनता मैनिपुलेट जरूर से होती है। जो जनता किसी पार्टी से जुड़ती है, किसी संगठन से, किसी आइडियोलॉजी से जुड़ती है, तो इनसे वो कहीं ना कहीं वायस जरूर हो जाती है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट जरूर हो जाती है। तो ये मैनिपुलेट करने का तरीका है, लेकिन मैं नहीं मानता कि संविधान को किसी तरह का लोकतंत्र से खतरा है। और हमारा लोकतंत्र बहुत अच्छी डायरेक्शन में, देखिए चैलेंजेस हैं, और किसी भी सिस्टम के सामने आप अगर अमेरिका की बात करें, जिसको हम एक डेवलप कंट्री बोल रहे हैं, आप मुझे एक कंट्री से बताइए कि जो जिसका में चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस सबके सामने हैं। तो इंडिया की अगर हम उस तरह की ग्रोथ की बात करें, अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, जी ठीक है ना, और हीरो कब बना है अमेरिका? 1945 के बाद, यानी कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का हीरो है अमेरिका। करीब 200 साल का उसने क्या किया, वेट किया। और अगर हम 100 साल के अंदर अपने आप को विकसित देश बना लेते हैं, तो इसमें लगता है कि हमारा एक अच्छा अचीवमेंट है। और डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत हमारी डेमोक्रेसी है कि यहाँ पर बोलने का अधिकार, कई बार लोग मुझे ये भी कहते हैं सर मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा आप यूट्यूब चैनल पर हम देखते हैं आज की तारीख में, बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार का कंटेंट वो डिलीवर करते हैं, निश्चित रूप से वो क्या है कि इतना खतरनाक मुझे कई बार लगता है कि शायद किसी देश में ना चल पाए। तो मैं मानता हूँ कि डेमोक्रेसी में चैलेंजेस हैं, हर देश के सामने होते हैं। अभी भी कास्टिज्म वाली बातें हमारे यहाँ पर रहती है, आज भी हमारे यहाँ पर क्या है, कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, ये इश्यूज हैं। और वो धीरे धीरे क्या होंगे, रिजोल्व होंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि विकासशील देश के अंदर, एक विकासशील समाज के अंदर, जो एक डेवलपिंग सोसाइटी होती है, उसमें इस तरह के इश्यूज नॉर्मली बात है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, डिजायर्स ज्यादा होती हैं, तो एक स्ट्रगल होता है, कम्युनिटी में होता है, परिवार में होता है, उसी तरह का एक स्ट्रगल यहाँ पर है। जी सर, हम लोग गांधी जी और नेहरू जी की बात कर रहे हैं, तो इसी में एक प्रश्न आता है कि जो बहुत सारे जो दर्शक हैं वो आजकल रील की दुनिया से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो दुनिया है उससे अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे गांधी जी नेहरू जी को बहुत ज़्यादा आलोचना भी करते हैं। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि आप आलोचना कर सकते हैं, और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही है। तो क्या नेहरू जी को जस्टिफाई करना, गांधी जी को जस्टिफाई करना किसी भी मुद्दे को लेकर के आज के समय में क्या हम बहुत नॉर्मल सामान्य तरीके से नहीं देख रहे? नहीं, देखिए, अगर हम गांधी जी और नेहरू जी की हम बात करें, जस्टिफाई करने वाली बात भी नहीं है। जी कंट्रीब्यूशन हर व्यक्ति का रहा है। देखिए, गांधी जी को पता नहीं लोग कैसे देखते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं उनके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। और वो मानता हूँ कि उन्होंने पूरे देश के अंदर एक जो नेशनलिज्म, जी कि वी आर वन, उस मामले, देखिए कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे गार्जियन है, मेरे पिताजी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। कुछ डिसीजन उनके बड़े शानदार रहे जो हमको आज से उनका लाभ मिल रहा है, कुछ डिसीजन वो नहीं ले पाए और जिनका हमको नुकसान भी हुआ, आज तक नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है। ये जब मैं आज काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभी मैं डिसीजंस लेता हूँ तो कई बार डिसीजन का मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है, कई बार डिसीजन का मुझे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है, जबकि मैं अपने आप को बुद्धिजीवी मानता हूँ। आज भी मेरे साथ होता है। ये बात हमेशा रहेगा। आज हम एक यूथ के बीच में ज्यादा कि गांधी ये थे, नेहरू ये थे, लेकिन जब वो खुद उस एज में आएंगे और जब वो खुद वर्क करेंगे और जिम्मेदारियां परिवार की, सोसाइटी की, जिस जॉब पर होंगे, तो वो गांधी नेहरू को समझ जाएंगे जी कि नहीं ये ऐसा गलत था। लेकिन वो यंग एज में इस प्रकार का होता है, वो नेचुरल है, क्योंकि अब हमको एक लगता ही है, जैसे हम अपने पिताजी को बोला करते थे कि पापा आपके समय में ये प्लॉट बड़ा सस्ता था, आपने ले क्यों नहीं लिया। आज समझ में आता है कि वो सस्ता जो था, आज उसके अकॉर्डिंग आज देखें तो आज सस्ता है। आने वाली जनरेशन मेरे को कहेंगे कि पापा आपने ये क्यों नहीं ले लिया, है ना। तो ये नेचुरल रहता है। लेकिन गांधी जी के कई जगह, नेहरू जी की कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, गांधी जी से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन होता क्या है, एक बड़ा, मतलब मुझे ये भी लगता है कि हमने क्या किया है, जो नेशनल हीरोज हमारे हैं, चाहे वो सावरकर की हम बात करें, चाहे गांधी की बात करें, पटेल जी की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें, या हम केवल पार्टी बेस हमने बना दिए हैं चेहरे जी कि नेहरू की बात केवल कांग्रेस ही करेगी, जबकि नेशनल हीरो जैसा कहते हैं ना, देवता सबका है, ईश्वर जो सबके हैं। उसमें ये नहीं कि राम, अब तो भगवान को लेके हो गया कि जय श्री राम के लिए बीजेपी का है। भाई जय श्री राम तो आपका, हम तो आपके कांग्रेसियों के भी हैं, उनको भी नारा रखना चाहिए जय श्री राम, दिक्कत क्या है। लेकिन जी जय श्री राम कहते बीजेपी जोड़ दिया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन है, और मैं मानता हूँ कि उनका वायसली
मतलब किसी तरह का पूर्वाग्रह से रहित होकर उनका एनालिसिस भी करना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए कि नेहरू की ये गलतियां हुई थी, लेकिन नेहरू ने अच्छे काम किए। वो इसलिए करना है, जानना है कि उन गलतियों से हम सीखे। कल मैं एक डिबेट में था, एक चैनल पे था, तो वहां एक पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कश्मीर तो तुम ही पहले लेके गए थे यूएनओ, कश्मीर तो तुम ही पहले लेके गए थे यूएनओ। मैंने कहा हम तो इसलिए लेकर गए थे कि दिखाने के लिए दुनिया को कि तुम कबलिया आक्रमण नहीं कराए थे, तुम फौज लेकर हमारे यहाँ घुसे थे, हमने शो करने के लिए। और दूसरा, जब यूएनओ ने डिसीजन दिया 1949 में, उसने पूरा रिजोल्यूशन दिया, उस रिजोल्यूशन को आपने माना नहीं, यानी कि आप रेस्पेक्ट यूएनओ का नहीं करते। हमारे अंदर तो यूएनओ के रेस्पेक्ट करने की फीलिंग थी, हम लेकर गए। वो ये कह रहे थे कि यूएनओ ने कहा जनमत संग्रह कराया जाए। मैंने कहा जनमत संग्रह से पहले दो बातें जो बोली थी वो तुम्हें याद नहीं है? जी। उन्होंने कहा था कि 90 डेज के अंदर आप पहले फोर्स वहां से हटाएंगे, तुमने आज तक नहीं हटाई, और तुम हमसे जनमत संग्रह की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हो। तो मैं मानता हूं कि नेहरू ने जो भी चीजें की, तो उसका अगर हम लोग बिल्कुल वायसनेस बिल्कुल हटाकर, किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो सही तरीके से आप समझ पाएंगे। तो मैं हर यूथ को बोलता भी हूँ कि ना पार्टी की सोचें, ना किसी विचारधारा की सोचें, आप अपने पूर्वज को देखें, उसको एनालिसिस करें, जैसे हम अपने गार्जियन को करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। इस एनालिसिस करने से हमको पता क्या चलता है कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, जी। हमें ये अच्छा काम करना है जो हमारे बड़ों ने किया, तो उसमें करना चाहिए। हमसे भी मिस्टेक होंगे। मैं खुद आज अपने आप को, मैं तो कई बार बच्चों को बोलता भी हूँ, क्लास में बोलता हूँ कि रात को जब लेटा करो ना बिस्तर पे, तो 2 मिनट सोचा करो कि आज तुमने क्या क्या अच्छे काम किए और क्या तुमसे गलतियां हुई, और अगले दिन उसको ट्राई करना है। और धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते ठीक हो जाता है। हम वो चीजें मेंटेन कर लेते हैं जो हमको करनी होती है। हाँ, मेरे से आज ये मिस्टेक हुई तो आगे नहीं करूंगा। 10 बार अगर ऐसा थिंक हमारे मन में आया, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई बोल बात नहीं। जी सर, आपने अभी बात किया बांग्लादेश में। जी। पहले तो बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं वो नोबेल शांति पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुए हैं। अब उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उनको नोबेल पुरस्कार वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो शांति की दुहाई नहीं दे सकते, क्योंकि हिंसा बहुत व्यापक स्तर पर देखी गई है। दूसरा, अभी इस्कॉन में एक ये हुआ कि चिन्मय दास जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। जी। तो इस पे आपके क्या ओपिनियन, क्या सच में हिंदू अभी इस मामले में बहुत ज्यादा वहां पे अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर? और दूसरा, अभी स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश की घटना को अगर जब मैं बोलता हूँ तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, बोलता ये हूँ कि वहां पे एक लंबे समय से प्रिपरेशन हो रही थी आईएसआई की, और ये अभी से नहीं जी, बहुत लंबे समय से, 1971 से ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश के निर्माण को एक्सेप्ट किया 1974 में। जी, जी, बांग्लादेश 72 में बन गया था। और जब तकरीबन आप देखें 1 लाख जो हमने पाकिस्तान के सोल्जर्स को सरेंडर कराया था, और भुट्टो उनको बांग्लादेश से वापस पाकिस्तान लेकर गए थे, तो भुट्टो ने उनको कसम दिलाई थी सभी पाकिस्तानी सोल्जर्स को कि कसम खाओ जब तक तुम भारत के टुकड़े नहीं कर दोगे जी, तुम चैन से नहीं लोगे। और वहां नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, आगे मैं नहीं बोलूंगा, जी, तो जो 2 वर्ड रहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, जब तक तुम चैन की नींद नहीं लोगे। तब से ही आप देखें 74 से ही, मतलब 72 से ही पाकिस्तान एक रिवेंज वाली, बदले वाली फीलिंग में कि मुझे भारत से बदला लेना है। जबकि बांग्लादेश का निर्माण होने पाकिस्तान की नीतियों का परिणाम था। बंगाली नेशनलिज्म को एक्सेप्ट न करना, मुजीबुर रहमान को पावर न देना, पूर्वी पाकिस्तान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस्लामाबाद के लिए करना, बंगालियों के प्रति एक हेट, और दूसरी बात है ज्योग्राफिकल दूरियां। आईएसआई पहले से काम कर रही थी। इधर हम देखें अमेरिका, अमेरिका में एक डीप स्टेट, और अमेरिका में बाइडेन साहब जब पावर में आते हैं तो हमको 2 वॉर देखने को मिलते हैं। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरा आपका इजराइल और आपका पैलेस्टाइन वाला वॉर, यानी कि गाजा स्ट्रिप वाला वॉर। इन दोनों में इंडिया अपना स्टैंड लेता है। बाइडेन साहब का कहना यह था कि ये इंडिया को इतना सारा दिए हैं, चाहे हम लोग न्यूक्लियर डील की हम बात करें, उन्होंने हमको दिया MTCR, वाटर अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, बहुत सारी चीजें हमको अमेरिका ने दी। और इंडिया उसके बाद भी अपना सेल्फ स्टैंड रख रहा है। हमारी बात मानिए, हम कह रहे कि तुम कहोगे रशिया एग्रेशन किया है, हम कह नहीं रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगा, बाइडेन साहब को, डीप स्टेट को लगा कि इंडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे 2019 में हमने जब
370 को रिपील किया। यही पाकिस्तान कहता था कि हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, कश्मीर को कुछ किया तो, कश्मीर में कुछ किया तो आर्मी कहती थी, हम पाकिस्तान की आर्मी कहती थी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कुछ कर नहीं पाए। तो अमेरिका की ओर से सपोर्ट दिया गया बांग्लादेश को, और जैसा खुद शेख हसीना ने कहा था कि एक नया कंट्री बनाने की योजना थी, जिसमें कुछ म्यांमार का एरिया, कुछ बांग्लादेश का, कुछ भारत के नॉर्थ ईस्ट का एरिया, एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की योजना। अब वो सही थी गलत थी, लेकिन शेख हसीना के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहां का सपोर्ट जरूर था अमेरिका का, क्योंकि ये खुद मोहम्मद यूनुस जब गए यहाँ पर आने के बाद में, पावर में आने के बाद, तो उन्होंने इस बात को कबूला कि अमेरिका की ओर से हमको पूरा सपोर्ट दिया इंटरव्यू में। फिर जब इसको आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की आईएसआई का सपोर्ट था, नेचुरली सपोर्ट था, और 370 खत्म होने पाकिस्तान वैसे परेशान था, उधर से चीन भी परेशान। आप देखिए चीन ने 2020 में इंडिया के अगेंस्ट एक्शन लिया और गालवान क्लैश हुआ। वो क्लैश भी इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान को चाइना अपना प्रॉक्सी मानता है, और पाकिस्तान को मानता है अपने एक एसेट जो उसको इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है। लेकिन 370 के रिपील होने के बाद पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पाया, तो चाइना ने भी हम पर एग्रेशन दिखाया कि इंडिया को क्या करना है, कंट्रोल करना है, इंडिया को अपनी सीमाओं में रखना है। तो चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट। फिर आप बांग्लादेश को देखिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कूप हुए हैं, और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की जो मिलिट्री है उसमें दो घड़े हैं, एक तो सेकुलर घड़ा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा वहां पर जो रेडिकल घड़ा है आर्मी के अंदर। जब वो सेकुलर घड़ा मजबूत होता है तो वो अवामी लीग को सपोर्ट करता है, लेकिन जो ये हालात बदले, इसमें बीएनपी और जमात इस्लामी, उसका ग्रुप थोड़ा हैवी हुआ, सपोर्ट मिला अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना का। और उन्होंने क्या किया कि जो छात्रों का आंदोलन था, उस आंदोलन को इस प्रकार से मैनेज किया कि शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा। मोहम्मद यूनुस जो चेहरा है, इसको मैं एक प्रयोग देख रहा हूं कि एक लिबरल चेहरा आप सामने रखिए, बैक में है जमात इस्लामी, जमात इस्लामी से जुड़े जो छात्र ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बैक में है, और साथ में आपका मिलिट्री का वो आउटफिट जो रेडिकलिज्म को सपोर्ट करता है वो इसके बैक में है। इसका सॉल्यूशन यही है कि जो सपोर्ट मिल रहा है बाहर से वो पूरा पूरा बंद हो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद मानता हूं कि ये ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तान को एफएटीएफ में दोबारा डाला जाए, आइसोलेट किया जाए। चीन का जो इंटरवीन है वो हमको लगता है डिप्लोमेटिक तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, और अभी हमारे सेक्रेटरी जो है 9 तारीख को यानी कि कल वो विजिट भी करने जा रहे हैं बांग्लादेश। तो मैं एक बड़ी उम्मीद देख रहा हूं, और मैं ये मान रहा हूं कि भारत बहुत ही अच्छा एक डिप्लोमेटिक तरीके भारत बहुत अच्छा निकालता है। जैसे आप देखिए कुछ दिन पहले मालदीव की स्थिति ऐसी थी, हमने मौजूद साहब को क्या बढ़िया तरह से मैनेज किया। आज मौजूद साहब कह रहे हैं कि इंडिया से बढ़िया कोई देश ही नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे। और जो आपने चीन में कृष्ण दास की बात कही, निश्चित रूप से, और अभी आप देखिए कल परसों की घटना है कि जो बॉर्डर वाले एरिया में हमारे वाले लैंड पर एक मंदिर बन रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था। बांग्लादेश की फोर्स के लोग आए कहते हैं कि ये मंदिर मत बनाइए, धर्म को दिक्कत होगी। वो अंदर हमारी एंट्री कर गए। फिर ड्रोन तैनात किया, टर्की से लेके 7-8 ड्रोन हमारे बॉर्डर में तैनात किए हैं। ये जितनी भी एक्शंस हो रहे हैं इस समय गवर्नमेंट के, उनके वो केवल भारत को उकसावे को लेकर कि भारत उकसावा ले। और आप किसी भी कंट्री में देखेंगे विशाल जी, तो 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर, एक अपोजिशन के सपोर्टर, और एक होते हैं आपके जो स्विंग करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि बीच में झूलते हैं, कभी इसके साथ कभी इसके साथ। अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट एक्शन वहां पर करना चाह रही है, वो क्या करना चाह रही है कि जो वो स्विंग वाले लोग हैं वो सारे हमारे साथ जुड़ जाए। कब जुड़ेंगे? वो तब जुड़ेंगे जब इंडिया कुछ एग्रेशन दिखाए। तो वहां का जो मीडिया है फिर उस बात को इतना हाईलाइटेड करेगा, देखो इंडिया ने हमको मार दिया, हमको एक हो जाना है, तो वो एंटी इंडियन नेशनलिज्म डेवलप वहां पे हो रहा है। तो बांग्लादेश में अगर हम बात करें, मोहम्मद यूनुस एक चेहरा है, एक पपेट है। किसका? इन सब लोगों को जो मैंने आपको बताया, बांग्लादेश की रेडिकल पावर्स का, बांग्लादेश की आर्मी का, पाकिस्तान की आईएसआई का, चीन का और अमेरिका के डीप स्टेट का। जी सर, ये जो बेगम खालिदा जिया है, इनकी क्या रोल है बांग्लादेश में? क्योंकि अभी ये बिल्कुल कहीं से दिख नहीं रहा है कि ये एक्टिव हैं। नहीं ये हाँ, इनका क्या स्टैंड है? नहीं, एक्टिव है। लेकिन हुआ क्या, बीएनपी आज सोच रही होगी कि मैंने कभी क्या गलती की थी। जो ये जमात इस्लामी का मैंने आपको नाम लिया, जमात इस्लामी को फ्रंट में लाने वाली बीएनपी थी जी। जब 2001 में 96 से, अब थोड़ा बांग्लादेश के अगर मैं इतिहास की हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको क्लियर होगा, आपके दर्शकों क्लियर होगा। 96 से 2001 तक 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 96 से 2001
1975 में शेख मुजीबुर रहमान का एसिनेशन हो जाता है पूरी फैमिली के साथ। वहां पे फिर जिया आते हैं, जिया की वाइफ खालिदा जिया है। जी जी। जिया आर्मी वहां पे कूप होता है। फिर वहां दोबारा एक दिन, वहां पे 3 दिन के अंदर 2 कूप हुए हैं। ये स्थिति बांग्लादेश की है। फिर वहां पर आपका प्रेसिडेंट इरशाद आते हैं। जिया तो इसको सेकुलर शब्द को हटा देते हैं, इस्लामिक वर्ड नहीं डालते। फिर इरशाद आते हैं, इरशाद इस्लामिक नेशन बनाते हैं। 1980 से लेकर 90 तक ये इस्लामिक नेशन रहा। 90 में वहां पे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद यानी कि 75 में कूप हुआ था, बीच में 2-3 कूप हुए हैं और इरशाद लास्ट तक अब के रहे। 91 में इलेक्शन हुआ, खालिदा जिया जीती, पावर मतलब सत्ता में आई। 96 में जाके फिर आपका शेख हसीना पावर में आई। शेख हसीना जो पावर में आई, उस पावर में लाने का जो पूरा श्रेय है वो भारत और अमेरिका को है। भारत अमेरिका को ये बात को समझाता है कि अगर बांग्लादेश में सेकुलर पावर्स रहेंगी तो ये बेटर होगा इंडिया के लिए भी और आपका अमेरिका के लिए भी। अमेरिका को ये बात समझ में आती है। 2001 तक बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना रही। 2001 में फिर आपका खालिदा जिया आई। जब खालिदा जिया 2001 में आती है तो क्या करती हैं, वो रेडिकलिज्म को बढ़ावा देती हैं और जमाते इस्लामी के कुछ लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में भी शामिल करती हैं, यानी कि अपने जो काउंसिल मिनिस्ट्री थी, मंत्रिमंडल थी, उसमें शामिल करती है और यहां से जमाते इस्लामी का उभार हुआ। फिर 2006 में आपका शेख हसीना आते हैं और 2006 से लेके आपका 5 अगस्त 2024 तक शेख हसीना चौथा कार्यकाल लगातार उनका चल रहा था, वो पावर में थी शेख हसीना। शेख हसीना ने चाहे खालिदा जिया हो, उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के चार्ज में खालिदा जिया को जेल में डाला था। जमात इस्लामी के जितने गुंडे थे, मैं उनको गुंडे ही बोलता हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि वो टेररिस्ट ही हैं। इंडिया के अगेंस्ट जो भी करता है वो गुंडे हैं हमारे लिए, सिंपली मेरा कॉन्सेप्ट है, पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी। तो वो जमात इस्लामी को सबको जेल के अंदर खालिदा शेख हसीना डाला। मोहम्मद यूनुस जैसे ही बनते हैं उन सबको रिहा, जमात इस्लामी को, खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया, बीएनपी को भी। बीएनपी ने लास्ट वीक वहां पर बहुत बड़ी रैली की और कहा कि चुनाव कराओ, इलेक्शन कराओ। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चुनाव नहीं होंगे, कब तक, जब तक हम रिफॉर्म नहीं कर लेंगे। अब बीएनपी आज ये कह रही है कि इलेक्शन के बाद रिफॉर्म हो। जमात इस्लामी और जो मोहम्मद यूनुस है वो क्या कह रहे हैं, पहले रिफॉर्म बाद में चुनाव। और मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस एक बुजुर्ग व्यक्ति चाहते थे मैं कुछ बड़ा करूं, उनको बड़ा करने का, पीएम बनने का मौका मिल गया। जैसे उनको जमात इस्लामी नचा रहा है वो वैसे नाच रहे हैं। वो एक जस्ट लाइक ए पपेट, अमेरिका के इन सब के पपेट बने हुए हैं। उनको लग रहा है जितना समय निकल जाए मेरे को पीएम बन के उतना अच्छा है जी। उस तरह की स्थिति है। तो खालिदा जिया आज बड़ी टेंशन में है जी। कि जो डेमोक्रेसी, और ये जो डेमोक्रेसी बांग्लादेश में बोलते हैं, ये खाक डेमोक्रेसी है। तुमने चुनी हुई सरकार को तुमने हटा दिया, क्या तुम चुनकर आए? तो वो वाली कहानी कि 1000 लोग इकट्ठे हुए, 10,000 लोग इकट्ठे हुए और जाके बोले कि पीएम बाहर निकलो। और जो शरीफ लोग हैं, भाई जाहिर सी बात है, मान लो मैं ही हूँ, कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ पंगा हो तो मैं 10 बार सोचूंगा यार मैं जाऊंगा, पता नहीं ये तो पागल खो रखे हैं, डंडा मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनसे जाके लड़ू या ना लड़ू। तो अभी चुनाव हो जाए, मैं नहीं मानता जमात इस्लामी पावर में आ जाएगी। इनको वोट तक ढंग से नहीं मिलेगी, जमात जब्त हो जाएगी, जमात इस्लामी के जो भी खड़े होंगे वहां पर। जीतेंगे या तो अवामी लीग आएगी या फिर आपका बीएनपी आएगी। तो ये स्थिति है। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, सीधा मोमोक्रेसी है। और ये कुछ कुछ वैसा प्रयास है जैसा बांग्लादेश में, म्यांमार में हुआ था, जुंटा गवर्नमेंट एक तो जुंटा गवर्नमेंट है कि चेहरा किसी एक को लिबरल चेहरा बना दो, बाकी चलाने वाले को मिलिट्री के और आपके रेडिकल्स। सर भारत का क्या स्टैंड है बांग्लादेश को लेकर के? और क्योंकि यूनुस खान ये भी कहें कि शेख हसीना को प्रत्यर्पण भी आपको करना है और हमारे संबंध बहुत ज्यादा। अभी तक देखिए कोई भी फॉर्मली हमसे रिक्वेस्ट नहीं की गई है। उन्होंने वहाँ की न्यूज जो चैनल है उसमें ये चीज न्यूज चैनल तो उनका पे जो नासिर हसन है, जो उनके सलाहकार हैं जी, एडवाइजर हैं, जो उन्हीं छात्रों में से, जो छात्र अपने आपको सो कॉल्ड छात्र जो बोलते हैं, उनमें से नाहिद हसन वो ही बोला इस बात को। लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्मली हमको कोई रिक्वेस्ट दी नहीं है। हालांकि हमारे उनके बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है और जो खालिदा ये शेख हसीना के टाइम में हमसे उनसे की थी 2013 में, उसमें हमने किया था। फिर अभी रिसेंटली 2019 के आसपास उसमें हमने अमेंडमेंट भी किया था। तो वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, वहां से हम कहेंगे कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कराया जाए। तो करो, स्टार्ट तो करो, हमको कहो तो सही कि प्रत्यर्पण करें जी। कर नहीं रहे हैं और मैं मानता हूं कि पहले दो वो करेंगे नहीं, क्योंकि कोई लीगल अपना मजबूत ग्राउंड बनेगा नहीं।
हालांकि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, कई सारी एफआईआर शेख हसीना पर दर्ज करा दी गई है वहां पर। और अभी 1 दिसंबर को एक व्हाइट पेपर गवर्नमेंट ने इशू किया, एक कमेटी बनाई थी इन्होंने, मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ने सितंबर में, जी सितंबर 2024 में। वो 1 दिसंबर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला है, आपको सुनकर हंसी आएगी, आपके दर्शकों को भी आएगी, कि शेख हसीना ने तकरीबन 230 बिलियन डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग किया है, और एवरी ईयर 16 बिलियन डॉलर का करती थी वो, और सारा पैसा वो भारत में भेजी मनी लॉन्ड्रिंग करके। मुझे हंसी इस बात की आई कि शेख हसीना जब 2006 में पावर में आती हैं, तो उस समय बांग्लादेश की इकोनॉमी का साइज था 70 बिलियन डॉलर, और आज जब शेख हसीना वहां से निकली हैं, तो उस समय 436 बिलियन डॉलर था। 70 बिलियन डॉलर से वो महिला कहां तक लेकर आई, 436 के आसपास डॉलर लेकर आई, और उसको आप कह रहे हैं कि 230 डॉलर वो भारत में लेकर आ गई। स्थिति ये थी विशाल जी, जब वो भारत आई है, तो मैं तो खैर के ज्यादा नहीं कहूंगा, मतलब काफी परिचय मेरा है, जैसे बैठता उठता हूँ समझेंगे। तो ये स्थिति थी कि उनको पास अपने 2 जोड़ी कपड़े तक उनके पास में नहीं थे। तो उनको आने के बाद अपने सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से कुछ कपड़े ले आओ, ब्रश वगैरह ये सब भी लेकर आओ, वो तक उनके पास में नहीं था। पैसे तक उनके पास आज नहीं है, मतलब जो मेरी की जानकारी है। तो अब मैं नहीं जानता सही है गलत है, लेकिन जैसे मेरे फ्रेंड वगैरह थोड़ा बैठते उठते हैं सर, तो मुझे पता चला इस तरह की चीजें। तो ये स्थिति आज शेख हसीना की, तो सब बेतुकी बातें हैं। कोशिश ये हो रही है कि शेख हसीना को इतना ज्यादा लीगलाइज बांध दिया जाए कि ताकि वो दोबारा पावर में ना आ सके, और प्रत्यर्पण का हमारा ग्राउंड मजबूत हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट करेंगे भी हमसे, जी क्योंकि वो एक्सट्राइड करने के लिए जब बातें करेंगे तो इंडिया करेगा भी नहीं। मैं मान लो, मैं तो ये कई बार बहुत पहले ही बोल दिया था, मैंने 6 अगस्त को मेरा एक ब्रॉडकास्ट हुआ था एक चैनल पर, मैंने बोल दिया था कि भारत को क्लियर मैसेज देना चाहिए, जो भारत के साथ है एनी कोस्ट भारत उसके साथ है। जी तो शेख हसीना हमेशा भारत के साथ रही है, तो भारत को एनी कोस्ट शेख हसीना के साथ रहेगा। और मैं मानता हूँ ये अमेरिका ब्रिटेन ने बहुत चालाकी हमारे साथ की है। जब शेख हसीना ने उनसे असलम के लिए कहा, पॉलिटिकल असलम के लिए ब्रिटेन को, ब्रिटेन ने मना कर दिया। ब्रिटेन वो है जो देशों के गुंडों को बुला लेगा, जी नीरव मोदी को रख लेगा, विजय माल्या को रख लेगा, जो भगोड़े हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर जो एक सेकुलर फैब्रिक देश अंदर लेके चल रही है, आप उसको असम देने में दिक्कत, जानबूझ के ब्रिटेन इसलिए किया कि देखें इंडिया क्या करता है। तो ये एक चलता है पॉलिटिक्स, जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं सर। आज जो हमारी स्थिति है भारत की, उसके जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, इन सब से, श्रीलंका, अभी हमारी जो संबंध है इसमें बहुत ज़्यादा हम सौहार्दपूर्ण हम नहीं देखते हैं। तो क्या भारत गुट निरपेक्षता की ओर फिर से एक बार वापस जा रहा है? क्योंकि स्टैंड तो लिया जा रहा है कि हाँ हम उसके पक्ष में है या फिर नहीं पक्ष में है, दोनों संदर्भ आते हैं। तो क्या भारत फिर से गुट निरपेक्षता की ओर जा रहा है? नहीं, देखिए भारत की अगर हम गुट निरपेक्षता की बात करें, जी गुट निरपेक्षता थी क्या? गुट निरपेक्षता मतलब था कि हम किसी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। जी, यूएसआर और उसके बिल्कुल ये पक्ष था, में। गुट जी निरपेक्षता थी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना क्या है कि हम किसी का पार्ट नहीं बनेंगे, हम सभी का पार्ट बनेंगे। इसको बोला जाता है मल्टी एंगेजमेंट। जी आज हमारी पॉलिसी है मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी, कि आज हम सबका पार्ट बनेंगे और फोकस रखेंगे केवल केवल एक चीज पर, और वो है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट साधेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम ब्रिक्स के मेंबर भी बनेंगे, हम एससीओ के मेंबर भी बनेंगे, हम बनेंगे किसका, क्वाड का मेंबर भी बनेंगे, हम I2U2 के मेंबर भी बनेंगे, हम तमाम तरह के ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर, एमटीसी सब का मेंबर बनेंगे। यानी कि मल्टी एंगेजमेंट, जी किसी एक ग्रुप के साथ नहीं। और जब आप बात करते हैं नेबर्स की, आप बात कर रहे हैं, देखिए नेबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो भारत का हमेशा प्रयास ये रहा है कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनसे हमारे बेटर रिलेशंस हों। ये प्रयास हम देखें नेहरू जी ने शुरुआत की थी, फिर बीच में इंदिरा जी के दौर में थोड़ा सा क्या हुआ कि प्रयासों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, कि जब हमने सिक्किम को हमने मिलाया, बांग्लादेश को 2 टुकड़े किए, श्रीलंका ने हम पर एलिगेशन लगाया कि जो लिट्टे है उसको सपोर्ट इंदिरा गांधी या रो कर रही है, तब थोड़ा संबंध गड़बड़ हुए। लेकिन आए कि गुजरात ने फिर प्रयास किया, जिसको हम लोग गुजरात डॉक्ट्रिन बोलते हैं। जी फिर प्रधानमंत्री मोदी पड़ोसी पहले की नेबर फर्स्ट पॉलिसी लेके चलते हैं, और जितना सपोर्ट हम नेबर्स को करते हैं, और कई बार तो आप देखेंगे कि अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे बांग्लादेश के साथ 2015 में जी 10,000 एकड़
जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें हमने 7,500 एकड़ जमीन दी है बांग्लादेश को, जी। और हमको मिली है करीब 2500 एकड़, सिर्फ संबंध को बेटर करने को लेकर। ओशियन टेरिटरी को लेकर हमारा विवाद था बांग्लादेश के साथ में। जब हम दोनों सुलझा नहीं पाए तो मामला लेके गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उसने डिसीजन दिया 2016 में। उस डिसीजन में ज्यादा एरिया जो है बांग्लादेश को मिला, हमने स्वीकार किया कि जिससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे बने। नेपाल की स्थिति, नेपाल की अगर आप कंडीशन को देखेंगे तो वहां पर एक क्या होता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ जाती है। वहां आप देखें, जब अभी थोड़े समय पहले, अभी तो आपके ओपी केपी शर्मा ओली है, अभी वहां पे कोइराला थे जो नेपाली कांग्रेस से थे, वो एकदम प्रो इंडिया स्टांस ले रहे थे। फिर आपका देखें थोड़े दिन बाद ही आपका फिर ओली साहब आ गए तो वो एंटी इंडिया स्टांस लेना शुरू कर दिया। मालदीव को आप देखिए, मोइजू इंडिया आउट कैंपेनिंग से आप क्या है, आज वही मोइजू भारत सरकार की तारीफें कर रहे हैं। तो ये पड़ोसी जो है, इस पर क्या रहा है हमेशा, एक तो ये कुछ स्ट्रक्चरल, मतलब मैं कहूंगा कि कुछ फंक्शनल और कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिसमें हम लोग कुछ सीमा विवाद की बात कर सकते हैं जो कॉलोनियल पावर्स की देन है और हम आज तक सुलझा नहीं पाए सबसे। एक तो ये हम उसमें बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो सुपर पावर्स हैं वो इन देशों को डिस्टर्ब करती हैं, चाहे वो आपका चाइना हो, पहले चाइना, पहले अमेरिका, आज चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप अगर ओवरऑल भारत की पॉलिसीज को देखेंगे तो मैं मानूंगा कि पड़ोसियों के साथ संबंध करने बनाने में एक अखाड़ा जो बना रखा है इन देशों ने, उसमें भारत को मैं 100 में से 50 मार्क्स दूंगा। ओवरऑल अच्छा रिकॉर्ड है भारत का, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे चलता रहता है, खींचतान चलती रहती है। जी सर, यूएनएससी में सदस्यता के लिए भारत की जो दावेदारी है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आप सिंपल बात समझिए, भारत के दावे के तो बहुत सारे बेसिस हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की हम बात करें, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हम बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी एक ताकत, उभरती हुई ताकत की हम बात करें, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने हमेशा यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं, यूएन के जो कॉन्सेप्ट, सबका हमने क्या किया, पालन किया, फॉलो किया है। आप देखिए कि जब केमिकल वेपन्स की बात हुई, 3 तरह के वेपन होते हैं, न्यूक्लियर वेपन में हम बात करें, न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन। हमने कभी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाया जी। हमने कहा यूएनओ के अगेंस्ट है और यूएन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हम इसको नहीं करेंगे। केमिकल वेपन की जब बात हुई तो यूएन ने कहा कि हम चाहेंगे कि सारे देश अपने केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय कर दें। तो भारत उन अग्रिम देशों में था जिसने अपने काफी बड़ी मात्रा में केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय किया। तो मानता हूं कि अगर एक ऐसा देश जो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, इंटरनेशनल वैल्यूज में विश्वास करता है और एक डेमोक्रेसी एक अच्छी तरह से लेके चल रहा है, तो अगर ऐसा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है पूरी दुनिया में वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो एक तो भारत का क्लेम दावा इस बात पर है, लेकिन क्या है कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो इंडिया के बीच में टांग अड़ाती है। आपका चाइना को लगता है कि अगर भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाता है तो मेरा दबदबा कम हो जाएगा। मेरा दबदबा कम क्या हो जाएगा कि आज मैं वहां पर हूँ, भारत भी वहां पर है, तो जो मैं एशिया में अपना इन्फ्लुएंस यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के कारण लेके चलता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा वीक होगा भारत के वहां पे आने जाने से। फिर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको यूएनएससी की मेंबरशिप नहीं मिल रही है, वो विरोध कर रहे हैं कि विस्तार होगा तो फिर हमको भी लो, जैसे कि पाकिस्तान जी। तो उस तरह के इश्यूज रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राइट समय है, एक सही समय आ चुका है। जिस प्रकार से आज यूएनओ की, मैं मानता हूं कि आज यूएनओ एक रिविलेंट नहीं रह गया। आप सोचिए, यूएनओ के चीफ को इजराइल धमकी देता है कि अगर तुम इधर दिख गए तुमको उठा के एंटियो गुटेरेस को जी कि हम तुम्हें उठा के जेल में डाल देंगे। आप सोचिए, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर तुम फिलिस्तीन के आसपास भी घूमते हुए भी आ गए ना तो तुम उठा के जेल में डाल देंगे। मीन डैट कि यूएनओ एक रिविलेंट नहीं रह गया है जी। तो आवश्यकता क्या है कि ऐसे देशों को उसका मेंबर बनाया जाए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करता हो, एक ताकतवर देश हो जिसका दुनिया रिगार्ड करती हो, जैसे भारत। तो बनेगा तो मानता हूं यूएनओ के लिए भी अच्छा है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बहुत सारी बातें होती हैं, पर मैं बड़ा आश्वस्त हूं इसको लेकर, आज नहीं कल मिलेगी जरूर जी। सर, एक शिक्षक है अवध ओझा, हम यकीनन सभी जानते हैं, 2 गुट हैं,
एक ये मानते हैं जो अभी राजनीति में उनका प्रवेश हुआ है, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उसके दो गुट हैं। एक गुट ये कहता है कि शिक्षक को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और एक दूसरा गुट है जो ये बोलता है कि ठीक है, अच्छा कदम है, शिक्षक अगर राजनीति में जाता है तो विकास की जो गति है वो तीव्र हो पाएगी। आपका क्या ओपिनियन है, क्या शिक्षक को सच में ज्वाइन करना चाहिए पार्टी? नहीं, देखिए ये तो ऐसे आप कहना, देखिए शिक्षक नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये तो गलत बात है। गुंडे मवालियों के लिए छोड़ दें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कई बार मुझे बच्चे कोई पूछते हैं कि सर पैसा कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए, मैंने कहा तुम नहीं कमाओगे तो गुंडे कमाएंगे, बदतमीज लोग कमाएंगे। आप कमाओ, उसको अच्छी तरह से यूज करो। अगर शिक्षक एक अच्छा नोबेल प्रोफेशन है तो शिक्षक को क्यों नहीं आना चाहिए। चाणक्य तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। चाणक्य से बड़ा शिक्षक क्या होगा, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य दिया, चाणक्य ने हमको अर्थशास्त्र दिया, और वही अर्थशास्त्र आज भी हमारी डिप्लोमेसी का, उनसे बड़ा डिप्लोमेटिक नहीं मानता मैं चाणक्य से बड़ा किसी को। कि आप देखिए चंद्रगुप्त महानंद को बगैर सेना यूज करे हरा दिया, इससे बड़ी डिप्लोमेसी क्या। ये लोग तो मारकाट करते हैं, सब कुछ करे। भाई आपका जब भी देखिए सीरिया का प्रकरण आप देख रहे हैं, क्या मारकाट चली, असद भाग रहे हैं, उनकी फैमिली भाग रही, सब भाग रहे हैं। चाणक्य ने क्या मस्त तरीके से काम किया। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, शिक्षक को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन देखिए कई सारी बातें इसमें होती हैं। पॉलिटिक्स, हम एथिकल वैल्यूज की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो फिर वो एक अलग बेमानी सी बातें होती हैं। तो टीचर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबको आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है। वो भी लोकतंत्र आपको देता है, अधिकार देता है। आपको लगता है कि भाई मैं पॉलिटिक्स में आगे अच्छा कर सकता हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है। संविधान अधिकार देता है। मतलब मुझे तो इसमें कोई विचार की बात ही नहीं लगती है। मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है शिक्षक आएंगे तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, संविधान की समझ रखते हैं, इतिहास की समझ रखते हैं। कोई भी टीचर जिनका आपने नाम लिया, आप उनकी बात भी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। विचारधारा कोई ना कोई तो पकड़नी पड़ेगी किसी को भी। तो मैं नहीं मानता इसमें शिक्षक को इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। किस आधार पर, किस बात पर आप बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या उनके लिए छोड़ दें जो गैंगस्टर हैं पॉलिटिक्स को? जी भाई अच्छे लोग नहीं जाएंगे, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जो प्रोफेशनल नोबल जॉब्स हैं, जाना चाहिए। उसमें क्या मतलब, मुझे इसमें कोई लगता नहीं कि इसमें कोई बात विवाद का विषय होना चाहिए। और भारत का संविधान अधिकार देता है, एक रिक्शा वाले को अधिकार देता है। और मैं कहता हूं जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद एक मुझे लगता है गुलदस्ता कैसे, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग बैठते हैं, तभी तो बनता है हमारा संविधान, हमारी संसद। हम भारत के लोग, वी द पीपल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में तो शिक्षक भी है ना, उसमें बिजनेसमैन भी है, उसमें रिक्शा वाला भी है। और मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि एक, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उनका, बीजेपी से थे और वो झोपड़े में रहते थे। मतलब स्थिति उनकी ये थी कि सारंग, प्रताप हाँ, सारंग जी। हाँ, आप देखिए क्या स्थिति में रहने वाला व्यक्ति जब वो बैठता है तो कितना आत्मबल बढ़ता है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनते हैं, कितना आत्मबल बढ़ता है। तो ये सब नहीं इसमें कहना वाली बात है। तो क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले किस्सों में निपुण सर आने राजनीति में पदार्पण होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं कुछ भी टिप्पणी फ्यूचर के बारे में नहीं कर सकता। देखिए क्या ना विशाल जी, एक हमारे यहाँ पर मैं जो बहुत ज्यादा मानता हूँ वो मैं भगवत गीता को बहुत मानता हूँ और बहुत पढ़ता भी हूँ जी। और मेरा सिंपल मानना ये है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। कल को कहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच कर ना परेशान नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जो लोग हमेशा उठते बैठते हैं ना, वो बताते रहते हैं मेरे को, सर मेरी फ्यूचर की प्लानिंग ये है, मैं ये सोचता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ बेटा आज मैं जहाँ हूँ ना उस पर अच्छा से अच्छा काम करो जी। और फ्यूचर क्या होगा वी डोंट नो। अच्छा देखिए, मैं एक बड़ी सी प्लानिंग कर रहा था 2019 में और खूब मैंने प्लानिंग की थी बड़ी अच्छी। कोविड आ गया 2020 में, मेरी वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मेरे जो फंड का कलेक्शन भी था वो ऐसे खत्म हुआ, कुछ इश्यू ऐसे बने कि वो फंड भी मेरे खत्म हो गए। तो वी डोंट नो फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। आप जो भी काम करें, मैं स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से, पूरी तन्मयता से करें और फ्यूचर आपका नहीं पता। हाँ, एक अच्छा मोटिव जरूर है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ और आज मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। एक हमारा सशक्त भारत मंच है, मैं उससे जुड़ा हुआ। हम लोग जगह जगह जाकर संविधान के ऊपर जागरूकता फैलाते हैं। अलग अलग कॉलेजों के समय 50-60 में सेमिनार कर चुका हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। कॉलेज वालों से हम कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल लगा के वहां पे जाता हूँ। तो वो कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, जब मैं हर व्यक्ति को करना चाहिए कि जब आपकी जो बेसिक नीड्स पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मानव जीवन है, उसको सार्थक बनाना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हम तो उन ऋषि मुनियों की परंपराओं से हैं कि आपके पास जो ज्ञान है उसका आपको विस्तार करना चाहिए, उसको आपको बांटना चाहिए। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है। जी।
तो प्रयास अपना करना चाहिए। ठीक है सर। सर, अगर हम आज़ादी के बाद से देखें तो भारत की जो विकास की गति है, 1947 के बाद से 2024 तक भारत का जो लक्ष्य है या उसकी इकॉनमी है, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या फिर साक्षरता दर हो, इन सब में भारत को आप कहाँ पे देखते हैं अभी? देखिए विशाल जी, बचपन से मैं कहावत सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा कि शुरुआती जो पैसा हो ना, उसको उसके कलेक्शन की दिक्कत होती है जी। और फिर पैसा पैसे को कमाता है, और पैसा क्या होता है, डबल होता है हमेशा। बचपन में आपने सुना होगा कि शुरुआत में आपने एक घर बनाया, छोटा मोटा पैसा जो भी आपने सोच लीजिए, आपने 50 लाख का फ्लैट लिया इन्वेस्टमेंट के पर्पस के नाते, जी। आप उसको 1-2 साल में जब सेल करेंगे तो 60-70 का जाएगा। तो पैसा पैसे को कमाता है। भारत के साथ जो समस्या थी वो यहाँ तक आने की थी। अब भारत को केवल इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आप देखिए, चाइना 1960-70 तक आप देखें, चाइना की ग्रोथ हमसे भी बैक में थी। जब अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान इनका आपस में एक अलायंस बना और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हुए, और अमेरिका ने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया चाइना में, और फिर यूरोप के कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट गया, वहां पर टेक्नोलॉजी गई। जी। उसका परिणाम ये निकला कि चाइना आपको 1970 के बाद सन 2000 में आप देखें, 90 में आप देखें, 90 में 20 साल के अंदर अंदर चीन ने अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल लिया। भारत के यहाँ पे जो भी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है वो केवल इन्वेस्टमेंट का है। जी। जिस दिन पूरी दुनिया को ये हो जाएगा कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, हालांकि मानते हैं एक बड़ी मार्केट है और प्रोडक्शन का हब है, हम लोग काम भी करें, लेकिन इंडिया उसी के संदर्भ में था। जी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा इसी के संदर्भ में था, स्टार्टअप इसी के लिए, यूनिकॉर्न आज हमारे पास सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। तो इंडिया ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। 3 के कब 5 होंगे, 5 के कब 10 होंगे, नहीं पता चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया का ब्राइट फ्यूचर है। ब्राइट फ्यूचर मैं इसलिए मानता हूँ, एक बेसिक रीजन मिला है, क्योंकि वी हैव द यूथ। जी। और यूथ में बहुत सारा इतना अच्छा यूथ हमारे पास में है कि वो पॉजिटिव, कहते हैं एकदम पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ है। मैं सिंपल कहता हूँ कि मेरी आंखों में सपने हैं। मेरे बच्चे को बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ कि तुम्हारी आंखों में सपने हैं। मान लो, सोचो मैं आईएएस बनने के लिए दिल्ली आया था, नहीं बना, कुछ इश्यूज रहे, नहीं बना, तो क्या मैंने सपने देखने बंद कर दिए? नहीं, मैं आगे बढ़ा, मैं काम करता रहा, पढ़ाता रहा। आज मैं कमाई भी करता हूँ, उसमें मैं टैक्स भी गवर्नमेंट को देता हूँ, अच्छा खासा ठीक ठाक सब होता है। इतने सब में जो काम कर रहा हूँ, तो जितने में ये काम कर रहा हूँ इसका कहीं ना कहीं लाभ मेरे देश को हो रहा है। और जिस देश के पास इतने बड़ा यूथ हो और जब वो सारा मिल कैसे काम करेगा, तो डेफिनेटली वी विल रीच ऑन द टॉप। जी। और टॉप पे पहुंचने की हमारी कोई इच्छा ऐसे नहीं कि हम सुपर पावर बने, हैजर वो स्टेटस में है। हम तो एक विश्व गुरु, विश्व शांति की हम बात करते हैं। ताकत इसलिए क्योंकि ताकत के बाद ही शांति की स्थापना हो सकती है। एक सिंपल सी बात है, जब तक मैं खुद कुछ नहीं हूं, अपनी आजीविका मैं चला नहीं पा रहा हूं, और मैं सोचूं मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। पहले अपने आप को मजबूत करना है, फिर समाज के लिए काम करना है। तो देश जब मजबूत हमारा होगा तो ऑटोमेटिकली विश्व शांति होगी। तो ये हमारा सिंपल सा मैसेज। हम तो विश्व मित्र, विश्व बंधु और विश्व गुरु की बात हम लोग करते हैं, उस संदर्भ में बात करते हैं। सर, आपने विश्व गुरु का नाम लिया, अखंड भारत भी बात की जाती है। जब से 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई उसकी बहुत बातचीत हो रही है। तो हमारे अभी खासकर इंडिया में कम्युनल राइट्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं या फिर दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संभल में एक वो हुआ, दूसरा मणिपुर में बहुत बड़ा हिंसा का वो देखना मैतेई समुदाय के बीच में। तो क्या है इसका हल कि मणिपुर की जो हिंसा है उसको रोका जा सके? क्या सुझाव है? दूसरा, जो आजकल किसी भी मस्जिद पे या फिर जैसा कि सर्वे करने का आदेश भी आता है, तो वर्कशिप जो प्लेस एक्ट है वो क्या चीज़ है, और मणिपुर की जो हिंसा कैसे रोका जा सकता है? आपके विचार इस पे। देखिए, आपने कहा कि अब आके आपने खुद ही मान लिया कि ऐसा दिखता है। देखिए, फैक्ट ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है जी। वो आजकल सोशल मीडिया ज्यादा है, इसलिए हमको ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा दिखती है। कोई छोटी चीज होती है बहुत ज्यादा दिखती है। तो इसलिए एक तो ये रीजन है। मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा जो सांप्रदायिक तनाव हमारे यहाँ पर तो 1947 था, इससे बड़ा कोई तनाव ही नहीं था कि आपकी पार्टीशन हो गया और इतने लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए। इससे बड़ा सांप्रदायिक हिंसा क्या होगी?
लेकिन आप सोचिए कि दुनिया के जितने भी रिलीजन है, कोई रिलीजन ऐसा नहीं होगा जो भारत में नहीं है। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम के जितने सेट हैं, अहमदिया, सुन्नी, शिया, इसके अलावा भी आपका बहारवी, बरेलवी, देवबंदी, सारे फिर के आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। आप पड़ोस में देखिए पाकिस्तान, और देखिए आप बांग्लादेश। टोटल में माइनॉरिटी हिंदू आबादी 23% थी। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम 1.6% है हिंदू आबादी, और आप आइए इधर बांग्लादेश के अंदर 8%। आप भारत के माइनॉरिटी की पॉपुलेशन देखिए, जैसे हिसाब से आपकी मेजोरिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग भारत में माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये डाटा की बात है। जिस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव आपको और जगह देखने को ऐसे भारत में नहीं है। मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ। इस साल मेंस में क्वेश्चन आया कि जो अमेरिका का सेकुलरिज्म है वो भारत के सेकुलरिज्म से क्या क्या सीख सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर फ्रांस के ऊपर आया था। तो वहां जिस प्रकार का हंगामा बवाल मचा हुआ है वो भारत में नहीं है। और हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से, देखिए विशाल जी, घर में 2 भाई बहन होते हैं आपस में, वो भी आपस में लड़ जाते हैं, और मैं देखा कि भाई भाई को गोली तक मार देता है। तो 2 विचारों को मानने वाले, अलग अलग मान्यता को मानने वाले लोगों में हो सकते हैं विवाद, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात है कि क्या आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है? कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। आप इस्लाम को भी अगर भारत में देखेंगे तो वो इस्लाम जो सऊदी में आपको देखने को मिलेगा या गल्फ में देखने को मिलेगा, वो इस्लाम यहाँ पर नहीं है। बहुत बड़ा अंतर हमारे इस्लाम में है। जब ISIS ने भारत को, अभी की बात कर रहा हूं मैं, 2015-16 की, कि जब भारत को अपना गढ़ बनाना चाहा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ISIS को बढ़ावा देंगे, लेकिन इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। मीन दैट दे आर हैप्पी आर हियर। अब रही बात संबल का घटना, जो वर्शिप एक्ट की हमने बात कही, देखिए सिंपल सी बात है, उसमें जब वर्शिप एक्ट में कहा गया कि सर्वे को मनाही नहीं है। अगर हम अपने इतिहास को जानना चाह रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को हम जानना चाह रहे हैं, हाँ, अगर वो बात होती है कि अब मस्जिद को, देखिए मेरा इसमें सोचना बहुत अलग हो जाता है विशाल जी, थोड़ा पता नहीं आपके दर्शकों को पसंद आया नहीं। नहीं, बिल्कुल बताएं। हाँ, मैं ओपनली बोलूंगा जी। सिंपल सी बात है भाई, कोर्ट का जो वर्शिप एक्ट है उसमें ये तो नहीं कहीं लिखा कि सर्वे नहीं करा सकते जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ये मैटर किया, अभी जब चंद्रचूड़ साहब ने डिसीजन दिया था ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, कि भाई सर्वे कराने में क्या दिक्कत है, अगर हम अपने इतिहास को जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था। अब ये तो अगली बात है, ये फैक्ट है कि जब सर्वे हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि यहाँ मंदिर था, तो फिर ये अगली बात उठ सकती है, ये बात उठ सकती है कि मंदिर बनाओ, अब ये मस्जिद यहाँ से हटाओ, ये उठ सकती है बात। लेकिन मैं मानता हूं कि जो मेन, देखिए नमाज करने का एक स्थान, नमाज तो आप कहीं भी कर सकते हैं, एक ही भी तो कॉन्सेप्ट है, नमाज तो देखा सड़कों पे करते हैं नमाज, तो वो मस्जिद को आपने बनाया इसलिए कि हम यहाँ बैठ के नमाज करेंगे, तो नमाज तो कहीं भी हो सकती है। लेकिन जो मंदिर की स्थापना जहां पर हो गई वहां कुछ और नहीं हो सकता, अंडरस्टूड ना, क्योंकि हमने वहां पे ईश्वर को, ये वो वाली कहानी होगी जैसे आपने अपने घर को बदला, कि आपने भगवान के, अब जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, मतलब कई बार होता है मंदिर बदले जाते हैं कि भाई मूर्ति का हम बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो होता क्या है कि पूरी बकायदा उसको हटाने की, यानी कि कहा भी घर बदलना, शिफ्टिंग होना, वो शिफ्टिंग होना जैसा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। मैं मानता हूं कि अगर इन विवाद को बनाने की बजाय हम दोनों समुदाय बैठकर एक दूसरे को समझते हुए कि भाई एक दूसरे की फीलिंग क्या है क्या नहीं है। अब 3 मंदिर को लेकर विवाद था, अयोध्या का, काशी और मथुरा का। अगर मुझे लगता है, मतलब मेरा अपना व्यू ये है कि अगर दोनों समुदाय, जिसको हम गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, उसकी तरह इसका सोल्यूशन निकालते, कोई कोर्ट कचहरी ना होती, शांतिपूर्ण तरीके से सोल्यूशन निकल गया होता, तो शायद और सारे मंदिरों पर, मस्जिदों में इस तरह की बातें शायद ना उठती। लोग कहते कि भाई जब एक आपने कर लिया, अब इसको शांत करते हैं। लेकिन आपको राम मंदिर के लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा, तो जो मैस्टोरियन पॉपुलेशन है उसको क्या लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अंडरस्टूड। अब 91 में आपने जो एक लॉ लाया, वर्शिप एक्ट लाया, क्या ये वर्शिप एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है? इसके अगर हम बात देखें 3 पहलू इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल और आपका जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये था, तो क्या कोई भी लॉ क्या कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे राइट टू लाइफ और राइट टू स्पीच को रोक देगा? नहीं।
मुझे अधिकार आर्टिकल 32 से मिला है कि मैं किसी मुद्दे पे जाकर जुडिशरी जा सकता हूँ, न्यायपालिका जा रिट सकता हूँ, दायर कर सकते रिट दायर कर तो कर सकता हूँ। तो क्या कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरलैप कर देगा? पहली बात। और जुडिशरी ने जो डिसीजन दे दिया कि भाई आप सर्वे तो कर सकते हैं, तो विवाद का कोई विषय नहीं है। अब फ्यूचर में क्या बातें आएंगी वी डोंट नो, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हैं फ्यूचर में इन चीजों के क्या सोल्यूशन निकाले जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बात देखी जाती है कि अगर हम बैठकर उस पर विचार करें, डिस्कशन करें, तो सोल्यूशन दोनों। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो जाती है ना जी। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, क्या ना, मोबिलाइज करने का प्रयास होता है, मोब बनाने का प्रयास होता है। अब ये संबल का मामला आया, सपा एक पार्टी है, अखिलेश यादव जी पूरा बढ़ा चढ़ा के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी बढ़ा चढ़ा के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इधर से भी प्रतिक्रिया होगी। और मैं मानता हूं कि कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है? सब धर्मों के साथ व्यवहार होगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ पर है? नहीं है। अगर हम रियल मायने में सेकुलर बना दिए होते, जैसे हम यूसीसी पहले ही ला दिए होते, तो शायद इस तरह के मुद्दे बनते ही नहीं। हमने कहीं ना कहीं गुंजाइशें छोड़ी हैं। भाई आप क्रिमिनल मैटर में आपने सबने एक जैसा लो मान लिया। आपने उस समय तो नहीं कहा कि शरिया वाला लो चलेगा क्रिमिनल मैटर में। और आपने जब सिविल मैटर में आप देखें, तो सिविल मैटर में जैसे पार्टनर, मतलब सिविल मैटर में दो तरह के मैटर होते हैं, पर्सनल मैटर और एक आपके पब्लिक मैटर। जैसे आपको पार्टनरशिप आपने की, वो भी आपका सिविल मैटर है, वो आपका हर एक जैसे लो से होगा। लेकिन जब पर्सनल मैटर्स होते हैं, उसमें आप क्या कि नहीं, अलग अलग लो होंगे। तो अगर यूसीसी उसी समय आ गई होती, तो शायद इस तरह के विवाद आज ना होते। अगर कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग में अपीजमेंट की जो पॉलिसी वो लेके चली, वो ना चली होती, तो शायद बीजेपी को, हिंदुओं को ये दिखाने का मौका ना मिलता कि देखो कांग्रेस जो है मुस्लिम के साथ क्या कर रही है, अपीजमेंट पॉलिसी लेके चल रही है। बहुत सारे वक्फ वाला मामला देखिए, वक्फ वाले का क्या लॉजिक सेंस है कि 3 साल पुरानी जगह को आप जाके बोल दे रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किस बेस पर? उदय प्रताप जो कॉलेज है, बहुत सारी चीजों में आप जाके बोल दे रहे हैं, आप पूरे गांव को बोल दे रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। और ये आपके लोग के कारण आपको हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि एक पार्टी ने गलती की, दूसरी पार्टी को बनाने का मौका मिला। अगर ये पॉलिटिक्स में ना हो तो कोई मामला ही नहीं है। जिन्ना की बदतमीजी, मैं बोलता हूँ, जिन्ना की बदतमीजी के कारण, मुस्लिम लीग की बदतमीजी के कारण अलग हुआ, नहीं तो हिंदू मुस्लिम साथ बहुत सालों से रह रहे थे। भाई आज भी रह रहे, उस समय भी रह रहे थे। हमारे जब भक्ति आंदोलन हुआ, तो इस प्रकार का आंदोलन हुआ कि जो कबीर पंथी थे, मीरा, ये सब लोग ऐसा बना दिया था कि हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो गया था झगड़ा। और मैंने आपको कहा कि जो इस्लाम वहां का है, सऊदी को यहाँ का इस्लाम है ही नहीं। आपको उनकी चीजें जो जिस प्रकार का रेडिकलिज्म सर तन से, ये तो अब आगे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हमारे यहाँ पे कहा इस प्रकार का मुस्लिम है कि एकदम से फिदाइन बन के घूम रहा है, बम बांध के कूद जा रहा है। वहां देखिए, आप अफगानिस्तान जाइए, आप जाइए सऊदी में जाइए, उधर आप सीरिया वीडियो को देखिए, आइए सही इसको देखिए, फिदाइन बन के घूम रहे हैं, बम बांध के घूम रहे हैं। कौन मुस्लिम कम्युनिटी को घूम रहा है? मैं तो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझे आके बोलते हैं सर नमस्कार, राम राम सर। मुस्लिम बच्चे मुझे बोलते हैं, मैं उनको सलाम वालेकुम बोलता हूँ, कोई इश्यू नहीं, किसी दिक्कत ही नहीं। तो मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स के कारण चीजें होती हैं, और पॉलिटिक्स में चलता है। हम क्या बोले इसको, आप किसी को कहते कि नहीं होगा। अब बात है ना कि बहुत सारे रेडिकलिज्म भी चीजें हो जाती हैं जो उसको बहुत उग्रता के साथ उठाती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। जी सर, यूपीएससी फिर से लौटते हैं कि जैसे इलाहाबाद हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, करोल बाग, ये सब क्षेत्र में बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं, तैयारी करते हैं। जो स्टार्टिंग करता है बहुत भटकाव होता है उनके साथ जी, उनके फैमिली का भी एक वो होता है, दबाव होता है कि सिलेक्शन लेना है। उनके अपने व्यक्तिगत भी कुछ बहुत सारी ज़रूरतें होती है। कुछ ज़रूरतें ऐसी भी हैं जो आर्थिक रूप से, कुछ ज़रूरतें ऐसी भी है कि मन, उनका मस्तिष्क शांत रहे। इस शांत के चक्कर में बहुत सारी भटकाव होता है, जिसपे एक प्रेम भी होता है। ये बहुत अहम मुद्दा भी है और एक ज़रूरी भी है इस विषय पे बात करना कि प्रेम एक व्यक्ति के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको यूपीएससी में हम किस प्रकार से देख सकते हैं सकारात्मक दृष्टि के रूप में। देखिए मैं इस बात को ये समझता हूँ जी हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर, और एक एज होने के बाद उन हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। मैं वो तो ओपनली आपको बात बोलता हूँ, ज़रूरी है क्योंकि हाँ मतलब क्या ना, बच्चों को बताते मैं हैं। वो बहुत आइडियलिस्टिक फिगर में नहीं जाना चाहता, जो प्रैक्टिकल बात है। जी जैसे हमें भूख लगती है बचपन से, भाई एक 10 साल के बच्चे के अंदर तो प्रेम के अंकुर फूटेंगे तो माँ बाप से फूटेंगे या दोस्तों से फूटेंगे, उसमें वो लड़के लड़की के प्रति आकर्षण नहीं होगा।
10 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे को पता ही नहीं कि लड़की क्या है लड़का क्या है। यानी कि जैसी बात है 15-16 साल के बाद ही उसको फील हो रहा है कि लड़का लड़की कुछ कॉन्सेप्ट होता है। इस मतलब बॉडी के हार्मोन्स चेंज हुए हैं। अब उसको आप जबरदस्ती बांधे कि नहीं ये गलत है, ये वो है, ये है, तो वो भी गलत है, क्योंकि सारी एनर्जी आपकी कहां पड़ जा रही है, उस चीज को बांधने में जा रही है। और आप पशुवत व्यवहार करने लग जाएं कि जो मिला जैसे मिला, चलो भैया ये है, दोस्ती से ही प्रेम, ये वो है, फिर वो पशुवत व्यवहार है। पशु मराब में अंतर क्या रहा? मैं मानता हूं जीवन चलता है समझदारी से, कि ना तो आप एनिमल हैं और ना ही आप गुफाओं में बैठ के कोई तपस्या कर रहे हैं, आप एकदम साधु बन गए हैं और पूरा अपने आपको सारा इंद्रियों पे कंट्रोल करने में ध्यान लगा रहे हैं। तो दोनों ही बातें आपके लिए सुटेबल नहीं, आप सोसाइटी में रह रहे हैं। तो समझदारी पूर्ण जीवन होना चाहिए। और मैं मानता हूँ यूपीएससी के बच्चों को ज्यादा सफर करना पड़ता है, क्योंकि 30-30, 35-35 साल उम्र हो जाती है, हार्मोन्स बनने शुरू हो गए हैं 16 साल की उम्र में, सेटल हुआ नहीं है बंदा लाइफ में अंदर, शादी की व्यवस्था हो नहीं पा रही है, तो प्रेम प्रसंग चलेंगे और नेचुरल बातें हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है। कोई भी काम ऐसा ना हो कि जीवन में आज कोई घटना हो जाए और उसका इम्पैक्ट पूरे जीवन भर हमको देखना पड़े। पूरे जीवन के मतलब कोई गलती हमसे मिस्टेक हो गई, और जिस मेन कॉन्सेप्ट के सपने के लिए हम लोग लगे थे, कई बार मैं देखा बच्चे इतने भटक जाते हैं, मैं नाम नहीं ले जाऊं, मेरे खुद के दोस्त बर्बाद इतने हुए कि वो फिर उभर ही ना पाए इन प्रेम प्रसंग के चक्करों में, ऐसा भी जाते हुए। लेकिन मैं मानता हूँ कि नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक है, प्राकृतिक होना भी चाहिए, प्रकृति होना चाहिए, उसमें जूझना नहीं बल्कि समझदारी पूर्ण जीवन जीना चाहिए। और अपना जो मेन गोल है, तो मैं तो कई बार बच्चों को हंसी मजाक में क्लास में बोल भी देता हूँ, जीवन में हर काम करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा तय होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। पढ़ाई करने के बैठे हैं तो पढ़ाई हो, उस समय कोई कॉल नहीं, कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं। जिस समय आप घूमने जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी बात है, घूमो, उस समय कुछ भी याद मत करो। जिस समय खाना खा रहे हो सोचो ये आज ही परोठे मिले, कल को मिलेंगे नहीं, इनको अच्छे से खाया जाए। जो काम करो जो लोग बचपन से सीखे। और मैं मानता हूँ कि आज का जीवन जो मैं जी रहा हूँ, मैं इसी कॉन्सेप्ट पे जी रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। तो बचपन से हम लोग सुने थे कि मुझसे भी गलतियां हुई अपने जीवन में, ऐसा सभी के साथ होती हैं, जी लेकिन समझदारी पूरा जीवन जिया तो उनसे बच के निकल गए उन चीजों से। तो नेचुरल है इसमें। मैं ये कहूंगा कि बहुत संघर्ष नहीं करना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा हम चीजों से ना पीछे हटते हैं, वो उतना ज्यादा हमको घेरती चीज, मतलब मेरा मानना ये है। आप उसको नॉर्मल रहो। मैं कई बार, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, गर्ल्स फ्रेंड थी, तो जो मेरी गर्ल्स फ्रेंड थी वो मुझे बोलती थी कि निपुण तुझे कहीं भी ऐसा हमको मिलके नहीं लगता कि हम कुछ हमारे साथ ये हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने आपको कलीग मानता हूँ, तो मेरी कलीग है। जिस दिन मेरा भाव तेरे प्रति ये आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। और कलीग की मतलब एक, आप जितना लड़कियों, मतलब कई बार देखा कि लड़के नहीं, लड़के से दूर रहना है, लड़के से, वो भी गलत है। आप मिलो जुलो, आपको नॉर्मल होने लगेंगे आप। मैं देखा कई बार लड़के एकदम घबरा जाते हैं लड़के से इससे भी नहीं होना चाहिए। तो हर तरह की चीजों को लेकर मैं कहता हूँ कि नॉर्मल रहो, कूल रहो, समझदारी से जीवन जियो। प्राकृतिक घटनाएं हैं वो होंगी, उनमें आप रोक नहीं सकते, ये आपकी बस की बात नहीं है। आप उसको बस समझदार कि हाँ मैं ये गलती ना कर दूं, मैं मिस्टेक ना कर दूं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस वजह से मेरे जीवन के जो दूसरे आनंद है वो खराब हो जाए। तो एक आनंद नहीं लेना, जीवन के बहुत सारे आनंद है। पद प्रतिष्ठा मिलना भी एक आनंद है। आपका जीवन, आपको आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह आपको बैठना उठना, आपको अच्छे तरह बोलना, आप भी जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, इसका भी एक आनंद है कि भाई आप मेरे विचारों को कैच कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये भी एक आनंद है। कल को आप बने, आप बहुत सारे जीवन के आनंद है। तो आज ऐसा ना हो कि एक आनंद के चक्कर में जीवन के इतने सारे आनंदों को आप भूल जाए। तो मैं मानता हूँ कि हर चीज को एक बैलेंस के साथ में, और जो हमारे बुद्ध ने कहा है सम्यक, जी 38 सर्वत्र बढ़ जाते हैं, सम्यक सिद्धांत पे आ जाओ, जीवन आनंदित है। जी। लेकिन सर, रील की दुनिया, क्योंकि ये दिन भर आप रील्स में जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप स्क्रॉल करते जाते हैं, तो भटकाव तो निश्चित रूप से है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि स्क्रीन टाइम आपका कम हो और आपका जो फोकस्ड है आप जिस चीज़ को लेकर के, वहाँ तो छात्रों को क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, वो बच्चे ही नहीं, मैं भी शिकार हुआ था उन चीजों का, रील वगैरह जी का। मुझे वाइल्ड लाइफ थोड़ा पसंद ज्यादा है, और मैं अक्सर जब भी समय मिलता है तो मैं पास में ही चला जाता हूँ। जिम कॉर्बेट काफी बार मैं गया हूँ। तो मैं कई बार जब रील देखता था तो होता ही है, एल्गोरिथम आ जाता है यूट्यूब पे, वही सब रील्स आने लग जाती जी हैं। जी तो कई बार 2-3 घंटे निकल जाते थे उसमें,
करने में। तो मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, मैं वही बताऊंगा जो मैंने अपने लिए किया। मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है सब चीजों में कि अभी मैं इस आपके साथ बैठा हूँ, अभी मुझे 2:30 बजे से दूसरी क्लास अपनी लेनी है, अभी मैं इससे पहले टीवी पे बैठा हुआ था। जी, जी। इस तरह से मैंने अपने आप को एंगेज किया कि मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं रील कब देखूं। तो ऐसा नहीं कि देखना गलत बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जिसकी आपको जरूरत नहीं है इस समय वो आपको मिल जा रहा है। रील देख के बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चीज करेंगे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, हमेशा मिलेगा, टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा मेन मकसद है उससे भटक जाते हैं, वो लेट हो जाता है। जी, तो मैं कहूंगा कि अपने आपको इतना शेड्यूल बिजी कर लो कि आपको समय ना मिले। मतलब बच्चे कोई पढ़ रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठा, 3 बजे उठा, 1 बजे उठा, जो भी आपका उठने का समय है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ा जब खाली बैठ के अकेले पढ़ते रहते हैं तो वो भी डिस्टर्बेंस करता है, कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस होता है। कुछ ग्रुपिंग स्टडी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, न्यूज सुनिए। मैं वॉक करते समय मेरा आदत ये है कि जब भी मैं वॉक करने निकलता हूँ तो कान में लगा तब मैं साइड न्यूज सुनता हूँ। तो इस तरह से अपने आपको मैनेज कीजिए कि आपका जब भी मन भटकाव हो तो थोड़ा वॉक करने निकल जाइए, कान में ईयरफोन लगाए, कि रील का भी देखिए। मतलब कई सारी चीजें ऐसी हैं। जी, मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा बिजी रखिए अपने आपको, जितने ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतने ज्यादा मस्त रहेंगे। जी। ठीक है सर, मेरा अंतिम प्रश्न, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ कि मनुष्य के साहस से बड़ा कुछ भी नहीं। आप जो चाहोगे पा सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना विशाल जी, मतलब मेरा अपना सजेशन बच्चों को ये रहता है। जी, एक तो मैं ये कहूंगा कि इस विषय पे आप मुझसे एक अलग से पॉडकास्ट कीजिएगा, बिल्कुल। इसी विषय के ऊपर मैं एक लंबी चर्चा इस पे करूंगा। जी, मेरा हमेशा रहता है कि हम जब तैयारी करें तो मत देखें औरों को कि 1 साल में सिलेक्शन पाया, 2 साल में पाया। आप देखें कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फंड्स मिल नहीं रहे हैं, आपको महीने का 10,000 निकालना भारी पड़ रहा है, तो पढ़ाई में खाक मन लगेगा। पहले आवश्यकता है कि हमारा थोड़ा इस टाइप की स्थिति हो कि हम डिपेंडेंट ना हो, कि फैमिली की ओर देख रहे हैं, 3 महीने पापा को फोन आया कि पैसा नहीं मिलेगा, सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहले तो अपनी कंडीशन को, आर्थिक कंडीशन, सोसाइटी कैसे अलाउ करती है, और तीसरा कि मेरी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कैसी है। नहीं तो मैं देखा हूँ बहुत से कोचिंग की बात सुनकर, बहुत से एजुकेटर्स की बात सुनकर, बहुत से सिलेक्ट हुए जो सिलेक्टेड करें उनकी बात सुनकर हम डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेस कैसे हो जाते हैं कि उसने तो 1 साल में निकाल लिया, मैं भी निकालूंगा, और उसी तरह हम गलती करते चले जाते हैं। हम अपना बेस ही तैयार नहीं करते, बस प्री का एग्जाम दे दिया, फिर मेल दे दिया, इस बार फिर प्री का एग्जाम दे दिया, फिर रह गए। उसमें ना उलझे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी करें और अपनी परिस्थिति को देखकर छोटे छोटे गोल बनाएं, उनको अचीव करें, तब कुछ बात बनेगी। और कभी इस पर लंबी बात हम लोग करेंगे इस विषय के ऊपर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्तम समय में धन्यवाद। से हमें कुछ समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विशाल, बहुत धन्यवाद।